अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 साल से किसी को एनआरओ ना देने का दावा करने वाली हुकूमत को अब खुद एनआरओ के इल्जाम का सामना है। नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपनी करप्शन पर एनआरओ ले लिया है। हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली के जरिए अपने आटा, चीनी और पेट्रोल के स्कैंडल्स पर तहकीकात से बचना चाह रही है। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने भी हुकूमत पर एनआरओ लेने का इल्जाम लगा दिया। नून लीग मुसलसल इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है। ये स्कैंडल्स क्या हैं, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सुनिए रजा रब्बानी ने क्या कहा। ये नया ऑर्डिनेंस आया है, टोटली अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव पीटीआई का था दम तोड़ गया है। शायद अब पीटीआई के सामने आया है कि आइंदा आने वाला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। जिन लोगों को और जिन अफराद को और जिन डिसीजंस को नैब के परव्यू से निकाला गया है, फेडरल कैबिनेट, their committees and subcommittees, provincial cabinet, their committees and subcommittees, Council of Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Central Developing Working Party and the State Bank of Pakistan। तो फिर पीछे रह क्या जाता है? फिर आप कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? हम पे इल्ज़ाम था कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि एनआरओ किसको ज़रूरत है और एनआरओ किसने दिया है अपने आप को। हुकूमत ने नाअहली फैसलों में ताख़ीर और गलत फैसलों की वजह से न सिर्फ बहरान खड़े किए बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। इन तीनों स्कैंडल्स के हवाले से खुद हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हैं। हम आपके सामने रख चुके हैं कि चीनी और गंदम के बहरान में अवाम से 400 अरब रुपए इजाफी शुगर माफिया और गंदम माफिया ले गए। मुल्क में जब चीनी का बहरान आया था तो वज़ीर आज़म ने पहले खुद इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन कायम किया और इन रिपोर्ट्स में खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट्स में तफसील से बहरान की वजह बताई गई। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तिजारत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया गया। इस इजलास का एजेंडा था मुल्क में चीनी की मिकदार का जायजा लेना और देखना कि क्या बरामद करने के लिए चीनी मौजूद है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने खूब वजाहत की कि पानी की कमी की वजह से आने वाले साल में गन्ने की कम पैदावार मुतवक्को है, मगर फिर भी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सीजन के आखिर में 10 लाख टन से ज़ायद चीनी बाकी बच जाएगी, इसलिए पाकिस्तान 10 लाख टन चीनी बरामद कर सकता है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने यह भी तजवीज़ दी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी सरबराही एक ज्वाइंट सेक्रेटरी करे ताकि वो माहाना बुनियादों पर मुल्क में चीनी की फराहमी का जायजा ले सके। फिर 28 सितंबर 2018 को वज़ारत तिजारत ने अपनी सिफारिशात ईसीसी को भेजी और 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी, मगर ये शराइत भी रखी कि चीनी बरामद करने पर शुगर मिल मालिकान को ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी और कमेटी हर 15 दिन के बाद इजलास करेगी और मुल्क में चीनी के स्टॉक, बरामद और कीमतों का जायजा लेगी। अगर मुल्क में चीनी की कीमतों में कोई गैर मामूली इजाफा हुआ तो कमेटी ईसीसी को तजवीज़ देगी कि चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाए, बंद कर दी जाए और एक्सपोर्ट कोटा का स्टेट बैंक के जरिए मुसलसल जायजा लिया जाएगा। यानी ईसीसी ने यह बात तय कर दी थी कि अगर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी तो फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मगर फिर क्या हुआ? चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, 55 रुपए से 60, 60 से 65 और 65 से 70 रुपए से भी तजावुज़ कर गई, मगर बरामद होती रही। ना सिर्फ ये बल्कि ईसीसी के वाज़े फैसले के बावजूद कि ना कोई सूबा और ना ही वफाकी हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देगी, पंजाब हुकूमत ने, सिर्फ पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। रिपोर्ट आगे लिखती है कि वज़ारत तिजारत की 3 दिसंबर 2018 की एक समरी के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे 28 और 29 नवंबर 2018 को मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद से मिले और मुतालबा किया कि सूबों को सब्सिडी देने की इजाज़त दे दी जाए क्योंकि ये उनका डोमेन है और साथ ही 1 लाख टन मजीद चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दे दी जाए। उनकी ये डिमांड ईसीसी को फॉरवर्ड कर दी गई। साथ ही समरी के पैरा नंबर 2 में यह भी कह दिया गया कि गुज़िश्ता बरस चीनी की 20 लाख टन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी गई थी, मगर वो फैसला दुरुस्त नहीं था। फिर रिपोर्ट आगे लिखती है कि 4 दिसंबर 2018 को ईसीसी की मीटिंग हुई और 1 लाख टन मजीद बरामद की इजाज़त भी दे दी गई। साथ ही बरामद पर सब्सिडी का इख्तियार भी सूबों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। हालांकि गुज़िश्ता इजलास में सूबों और वफाक दोनों को सब्सिडी देने से मना किया गया था। रिपोर्ट आगे लिखती है कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने चीनी की बरामद की वजह मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की शदीद ज़रूरत बताई और कहा कि क्योंकि मुल्क में मुनासिब मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद था इसलिए बरामद करना एक दुरुस्त फैसला था और क्योंकि मुल्क में क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था
इसलिए चीनी की कमी या कीमतों में इजाफे का कोई खदशा नहीं था। उनसे पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में यह फैसला किया गया था कि बरामद पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, मगर चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने का इख्तियार सूबों की सवाबदीद पर क्यों छोड़ दिया गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि गैर रस्मी तौर पर इस मामले पर इजलास में गुफ्तगू हुई थी कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी पर सब्सिडी देना खालिसतन सूबों का इख्तियार है और सूबों को इस हवाले से पाबंद करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मगर फिर असद उमर से पूछा गया कि ईसीसी की उस दिन की मीटिंग में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार देने की यह वजह लिखी गई कि हर सूबे में गन्ने की सपोर्ट प्राइस अलग होती है, इसलिए सब्सिडी का इख्तियार भी उसका होना चाहिए। तो इस पर असद उमर का जवाब था कि असल वजह 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार ही था। उन्होंने मजीद कहा कि शुगर मिल्स ये धमकी दे रही थी कि अगर उन्हें चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं दी गई तो वो गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे। असद उमर ने मजीद कहा कि चीनी की लोकल कीमत में इजाफा चीनी के मुख्तलिफ प्लेयर्स की तरफ से मार्केट में हेरा फेरी करने की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर का सूबों को सब्सिडी की इजाज़त देने की वजह 18वीं तरमीम बताना तसल्ली बख्श वजह नहीं थी, क्योंकि ईसीसी ने अपने फैसले में ये नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ वजह बताई थी। अगर ईसीसी की बताई गई वजह मान ली जाए कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार इसलिए दिया गया क्योंकि हर सूबे की अपनी अलग गन्ने की सपोर्ट प्राइस होती है, तो ये वजह भी तसल्ली बख्श नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में बरामद की इजाज़त देते हुए यह फैसला हुआ था कि आपकी सरबराही में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास हर 15 दिन के बाद होगा, जो मुल्क में चीनी की कीमतों पर नज़र रखेगा और कीमतें बढ़ी तो बरामद रोक देगा। आपकी सरबराही में वो इजलास क्यों नहीं हुआ? तो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के अराकीन एक ही हैं, इसलिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में चीनी की कीमतों पर मुसलसल बहस हुई और वही मुनासिब फोरम था। तो फिर उनसे पूछा गया कि जब सूबे बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उठा रहे थे तो चीनी की बरामद उस वक्त क्यों नहीं रोक दी गई? तो उस पर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि क्योंकि मई 2019 तक चीनी बरामद करने की बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स थी, इसलिए उन्हें पूरा करना लाजमी था, और क्योंकि मुल्क में चीनी का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद था, इसलिए चीनी की बरामद को कीमत में इजाफे का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आगे रिपोर्ट कहती है कि कमीशन की राय है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत तो वाक़ियतन थी और बादियों नज़र में चीनी का स्टॉक भी वाफिर मिकदार में मौजूद था, मगर फिर रिपोर्ट कहती है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद की चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद बरामद जारी रखने की दलील तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि चीनी की बरामद के फैसले के बाद ही लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। कमीशन ने बहुत ज़्यादा शवाहिद जमा किए हैं जिसकी रोशनी में ये वाज़ेह है कि चीनी की बरामद लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे की एक वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को मुदाखलत करके चीनी की कीमतों में हेरा फेरी के जरिए इजाफे को रोकना चाहिए था और मार्केट में ये वाज़ेह पैगाम देना चाहिए था कि हुकूमत मुदाखलत करके कीमतों को कंट्रोल करने में संजीदा है। कमीशन की राय है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड वक्त पर फैसला करके चीनी की बरामद रोकने में नाकाम रहा और चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा और फरवरी 2020 तक चीनी की बरामद फिर भी जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद करने वाले दो तरफा फायदा ले गए। पहले वो बरामद पर सब्सिडी लेने में कामयाब हो गए और फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ाकर भी मुनाफा कमा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए थी, जो जून 2019 में बढ़कर 71 रुपए 44 पैसे हो चुकी थी। शुगर सेक्टर ने इस अरसे में 40 अरब 57 करोड़ रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। सिर्फ यही नहीं, पंजाब हुकूमत ने जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिलर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर वसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान के शुगर मिल्स ने हासिल की। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था। चीनी एक्सपोर्ट की, अब ये भी सुन रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है, तो हमें मजबूरी, हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ली। वज़ीर आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर वसूख था, उन्होंने वो सियासी असर वसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का खानदान ले गए, मगर दावों के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। शुगर स्कैंडल पर नैब ने भी नोटिस लिया,
पंजाब हुकूमत के 3 वज़रा को भी तलब किया, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और अब अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद हुकूमत चीनी के स्कैंडल से बचना चाह रही है। इसी तरह गंदम के बहरान का जायजा लेते हैं। हुकूमत की गंदम कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि वज़ीर आज़म ने गंदम कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट खुद आई, हुकूमत ने उसका क्रेडिट लिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में 24.4 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई थी, जबकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यानी पिछले साल का स्टॉक 3.7 मिलियन टन था, यानी 28.2 मिलियन टन गंदम मुल्क में मौजूद थी, जबकि मुल्क की ज़रूरत 26.9 मिलियन टन की थी, यानी लाखों टन इजाफी गंदम मुल्क में मौजूद थी। अब सवाल ये उठता है कि गंदम ज़रूरत से ज़्यादा थी, फिर बहरान क्यों पैदा हुआ, क्यों मुल्क में चीनी गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ? तो इसकी वजह भी गंदम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार और ज़खायर 5 साल की कमतरीन सतह पर थे। इस सूरत हाल को देखते हुए जारहाना प्रोक्योरमेंट की जाती और हदफ को हासिल किया जाता, यानी हुकूमत खुद ज़्यादा गंदम खरीदती, मगर प्रोक्योरमेंट हदफ से 35% कम हुई। यहाँ से बहरान का आगाज़ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खुराक की जिम्मेदारी है कि वो सूबों से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से मुशावरत करे और प्रोक्योरमेंट का हदफ मुकर्रर करे और निगरानी करे कि पास्को और सूबे हदफ हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, और मुल्क भर में गंदम के ज़खायर पर नजर रखे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12 लाख टन गंदम कम पैदा हुई। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी 5 साल की कमतरीन सतह पर था और प्रोक्योरमेंट भी हदफ से 35% कम हुई। इस सूरत हाल में वजारत खुराक की जिम्मेदारी थी कि वो खबरदार करती और वफाकी हुकूमत को कहती कि वो फौरी तौर पर इकदाम करे। आगे कमेटी ने लिखा कि माजी में गंदम उस वक्त बरामद की जाती रही जब गंदम का स्टॉक सरप्लस था, ताकि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए और इजाफी जखीरा भी निकल जाए और नई पैदावार की जगह बन सके। इस हवाले से कमेटी ने 4 साल का डेटा भी दिया। और कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 में पास्को और सूबों की दरख्वास्त पर वजारत खुराक ने ICC को कहा कि इजाफी गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी जाए, और इसकी वजह यह बताई गई कि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, गंदम खराब होने का खदशा है, और वजारत ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल बम्पर फसल होगी, इसलिए बरामद की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद ICC ने नवंबर 2018 और जनवरी 2019 में 5 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी। कमेटी ने लिखा कि खराब फसलों की वजह से ज़रई साल के आखिर में सूरत हाल तब्दील हो गई। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में गंदम की पैदावार में कमी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में कमी और फसलों के नुकसान की वजह से जाहिर है कि यह फैसला किया जाना चाहिए था कि गंदम की बरामद को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। मगर हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून 2019 में वफाकी हुकूमत को बताया कि गंदम मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, इसलिए गंदम की बरामदात को रोकने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में जुलाई 2019 में वजारत खुराक को एहसास हुआ तो उन्होंने गंदम की बरामद पर नजरसानी का कहा और गंदम की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। मगर वजारत ने गंदम से तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स यानी मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि 7 अगस्त 2019 को वजारत ने वजाहत जारी की कि मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी नहीं है। कमेटी के मुताबिक इस वजाहत की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई। फिर बाद में 2 नवंबर 2019 को वजारत खुराक ने गंदम की तमाम प्रोडक्ट्स की बरामद पर पाबंदी लगा दी। हालांकि वजारत को जून से ही गंदम की सूरत हाल का पता था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत खुराक ने प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की वजह खराब फसलें बताई, मगर यह बताना अहम है कि 2017 और 2018 में पास्को ने अपना हदफ हासिल किया था, जबकि उस वक्त कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 16 लाख टन से ज़्यादा था। मगर 2019 में कि जब स्टॉक 13 लाख टन था तो पास्को को ज़्यादा बड़ा हदफ रखना चाहिए था और उसे हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी ताकि गुज़िश्ता सालों जितनी गंदम जमा कर ली जाती। मगर पास्को अपना हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुआ और अपने हदफ से 40% कम गंदम प्रोक्योर की। और हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून में ICC को बताया कि पास्को ने हदफ हासिल कर लिया है, हालांकि हदफ हासिल नहीं हुआ था और ये झूठ बोला गया। 40% कम प्रोक्योरमेंट की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत खुराक मुल्क में गंदम की प्रोक्योरमेंट के अमल की निगरानी में नाकाम रही। वजारत मार्केट की सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सकी, जहां प्राइवेट सेक्टर कम पैदावार की वजह से जारहाना खरीदारी कर रहा था। वजारत खुराक न सिर्फ पास्को के जरिए प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल कराने में नाकाम हुई, बल्कि सूबों की तरफ से प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की जिम्मेदारी भी वजारत खुराक पर आयद होती है। ये सब कुछ खुद हुकूमती रिपोर्ट कह रही है। नाअहली की वजह से बहरान पैदा किया गया, अरबों रुपए का नुकसान किया गया। दरमियान में शुगर और आटा माफिया 400 अरब रुपए से जायद का फ़ायदा ले गया, यानी 400 अरब रुपए से जायद अवाम की जेब से निकाल लिए गए। और अब अपोजिशन कह रही है कि नए ऑर्डिनेंस का मकसद है कि आइंदा गंदम के बहरान की तहकीकात ना हो, क्योंकि बाद में महंगी गंदम और महंगी चीनी पाकिस्तान ने दरामद की और ज़र मुबादला भी ज़ाया किया। इसके अलावा गुज़िश्ता साल जून में पेट्रोल का बहरान आया था। तारीख की कमतरीन सतह पर तेल की कीमतें गई, मगर तेल की दरामद पर ही पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई। इस हवाले से देखिए कि खुद हुकूमत की कमेटी ने क्या कहा। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक
25 मार्च 2020 को डीजी ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से बुक कार्गोज को मंसूख करने की हिदायत कर दी गई। इस अमल के लिए सिर्फ वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये बात समझ सकता है कि तेल की दरामद पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर लगाई गई। इस मौके पर तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरी से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। मजीद ये कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला की मद में काफी फायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वजारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी पीएसओ पर डाल दिया। जून के महीने में पीएसओ को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से पीएसओ को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थीं उन्हें फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने तेल दरामद करके जखीरा करना शुरू कर दिया और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई तो महंगे दामों से फरोख्त करना शुरू कर दिया। मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है, जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फरोख्त कराया गया। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और अवाम का हुआ, लेकिन फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचता। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपने स्टोरेज को भर दिया, जिसमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी शामिल हैं और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीखी गिरावट का शिकार थी और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। दुनिया में पेट्रोल ही पेट्रोल था और खरीदार नहीं थे, पाकिस्तान में पेट्रोल गायब हो गया। ये एक अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, रिपोर्ट कहती है कि एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। ये हैं वो 3 स्कैंडल्स जिनमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ और अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस के जरिए इन स्कैंडल की तहकीकात से बच रही है। प्राइमरी ब्रेक शामिल करता है। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर आज चौथे दिन मुकम्मल हो गया है। अब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अमरीका जाएंगे, जहां वाशिंगटन में 13 अक्टूबर से मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा और फैसला होगा कि पाकिस्तान IMF की डिमांड्स मानेगा या नहीं और IMF का प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से इनकम टैक्स और बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। खबर के मुताबिक IMF ने बिजली की कीमतों में ₹1.40 फी यूनिट और टैक्स कलेक्शन के टारगेट को 5,800 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,300 अरब रुपए करने का मुतालबा कर दिया है। बिजली की कीमतों में ₹1.40 के इजाफे की वजह सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है और टैक्स टारगेट को 6,300 अरब रुपए करने की वजह बजट में पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 600 अरब रुपए रखने के बावजूद उसके हुसूल में मुमकिना नाकामी है। इसलिए IMF का मुतालबा है कि इस कमी को पूरा करने के लिए टैक्स टारगेट को बढ़ाया जाए और इनकम टैक्स स्लैब्स को भी कम किया जाए और मजीद 100 से 150 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे किए जाएं, जबकि सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस को खत्म करने की भी तजवीज़ है। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक आला सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि IMF के साथ इस बात पर इत्तफाक का इम्कान है कि दरामदात की सतह पर टैक्स कलेक्शन में इजाफे की वजह से टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 5,800 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,000 से 6,100 अरब रुपए कर दिया जाएगा और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। जबकि FBR के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अशफाक का कहना था कि IMF FBR की टैक्स कलेक्शन से मुतमईन है। FBR ने पहली तिमाही में 1,395 अरब रुपए टैक्स वसूली की है, जो टारगेट से 186 अरब रुपए ऊपर है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से 225 अरब रुपए इनकम टैक्सेस में इजाफे करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही सर्कुलर डेट कम करने के इकदाम को गैर तसल्ली बख्श करार देकर बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने भी रवा माली साल के लिए मुआशी तरक्की की शरह हुकूमत के 4.8% के टारगेट के मुकाबले में कम कर दी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की मईशत में सिर्फ 3.4% की तरक्की की तवक्को है, जबकि इस खित्ते के लिए मुआशी तरक्की का टारगेट 7.1% दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारतीय मईशत में रवा साल 8.3% की तरक्की होगी। बांग्लादेश की मईशत में 6.4% की तरक्की होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जा GDP का 90.6% पहुँचने का इम्कान है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, IMF की डिमांड्स आपने देख ही ली हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा करें, इनकम टैक्स के स्लैब कम करें, उसमें से मजीद टैक्स इकट्ठा करें। आपको लगता है कि ज़ाहिर है, जैसा कि आपका भी मौक़िफ़ रहा है कि IMF के प्रोग्राम से नहीं निकला जा सकता, मगर IMF की डिमांड मान ली जाए तो मुआशी तरक्की कहीं बुरी तरह मुतासिर नहीं हो जाएगी?
बिजली की कीमतों में इजाफा भी शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जो मार्च और फरवरी में जो हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था IMF के साथ, उसमें इस तरह के कमिटमेंट्स किए गए थे। हालात उस वक्त बहुत मुख्तलिफ थे। तेल की कीमत काफ़ी कम थी और कमोडिटी प्राइसेस जो आमतौर पे आजकल 40 से 80% बढ़ चुके हैं, उस वक्त ये हाल नहीं था। इसलिए ख्याल ये था कि हमारे पास गुंजाइश है कि हम पेट्रोलियम लेवी से 30 रुपए फी लीटर जो कि लग रहा था, उसको आगे ले जाकर हम 610 अरब कलेक्ट कर लेंगे। मगर देखिए, IMF को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तेल की कीमत 40 से 80 डॉलर से ऊपर चली गई है, तो हम किस हद तक उसे टैक्स करेंगे। उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, उस पर हमारा 17% सेल्स टैक्स लगता है और इस वक्त सबसे बड़ा सोर्स जो है रेवेन्यू का, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तब इससे ज्यादा इस वक्त अगर हम लेके गए तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है और गुजारिश ये है कि हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, अपना प्रोविंसेस का मिला के 2100 अरब तक लेके चले गए थे, जबकि पिछले साल मुश्किल से ये 1200 अरब था। इतना बड़ा इजाफा गैर मुमकिन सा है, कैपेसिटी इंप्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो उसे कम कर दें और उसके नतीजे में आपको बजट डेफिसिट में कोई खास इजाफा फिर नजर नहीं आएगा। इस वक्त आप अगर टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि जो इस वक्त कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब्स कम कर देंगे, जो कि लॉन्ग रन में आपको जरूर करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में 11 स्लैब्स हैं और आमतौर पे मुल्कों में 5 से 6 स्लैब होते हैं। मगर इस वक्त हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी अफरात ज़र और बेरोजगारी की वजह से पिस रहा है। हम तो रिलीफ दे रहे हैं अल्लाह के फजल से कुछ ना तो कुछ गरीब आवाम को अपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू, मगर मिडिल क्लास का भी तो सोचना है कि ऐसा ना हो कि मिडिल क्लास गिर के नीचे लेवल पर चले जाए। तो इस वक्त तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आपको ये करना है, स्लैब्स कम करना है, तो आप साथ साथ एग्जेम्पशन लिमिट को 6 लाख से 9 लाख तक ले जाएं। ये एक वक्त 12 लाख तक चले गया था, मगर फिर उसको वापस इस हुकूमत 6 लाख पे ले आई। और स्लैब्स की कमी जरूर करें, मगर ये कि ऐसा ना हो कि मिडिल क्लास पर और सैलरी क्लास पर बुरा असर पड़े। वाकई जो अमीर तबका है उन्हें ज्यादा टैक्स देना चाहिए, उन पर आप मुनासिब समझें तो एडिशनल टैक्स लगा दें। साहब देखिए, हुकूमत ने 4.8% ग्रोथ का टारगेट दिया, मगर फिर सख्तियां शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है दरामदी बिल बहुत बढ़ रहा था तो कि इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए। फिर शरह सूद में भी 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, मगर मार्केट गालिबन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। ट्रेजरी बिल्स के जो ऑक्शन हुए हैं पिछले वो 6 महीने के ट्रेजरी बिल्स में तकरीबन 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए हैं, हालांकि स्टेट बैंक ने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी जो ग्रोथ का टारगेट है पाकिस्तान का, वो हुकूमती तवक्कात से कम ही दिया है। हुकूमत 4.8% कहती है, वर्ल्ड बैंक ने 3.4% दिया है। तो आपको लगता है कि वाकई हुकूमत टारगेट नहीं अचीव कर पाएगी? मेरा भी ख्याल यह है कि अब जरा मुश्किल है कि हम 5% तक पहुंच पाएं। मेरा खुद हमारा जो मॉडल है जिसके तहत हम फोरकास्टिंग करते हैं, वो अब ये कह रहा है कि 3.5% तक अगर हो जाए तो मुनासिब होगा। और आप ये भी देखिए कि जुलाई का पहला महीना इस साल का आपके सनती पैदावार में सिर्फ 2.2% इजाफा हुआ है। और जो सेक्टर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट की प्रोडक्शन में पिछले जुलाई में 10% कमी आई है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो तेज रफ्तारी थी वो कम हो गई है। सीमेंट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, दूसरे आइटम्स की भी बढ़ गई हैं। कीमतों की बढ़ने की वजह से बहुत से इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रहे हैं। अब वेजिटेबल घी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 12% गिर गई है। तो कीमतों का प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। और हमारा अपना अंदाजा ये है, एक बोनस आपको शायद मिल सके, अल्लाह चाहे,
कि कपास की फसल बेहतर होने के इम्कानात हैं। अगर वो 20% बेहतर हो जाती है तो उससे मेजर क्रॉप सेक्टर में तकरीबन 1 से 1.5% ज्यादा इजाफा हो सकता है। मगर ओवरऑल इस वक्त हमारा अंदाजा ये है कि खास तौर पे इंपोर्ट्स की कुछ कंटेनमेंट के बाद 3.5% अगर हो जाए तो मुनासिब है। भाई साहब, साथ में महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, 8.4% पर गई। जुलाई और अगस्त के महीने में तो तवक्को थी कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, मगर फिर सितंबर में 9% पर चली गई है। अब यहाँ से कंट्रोल होती नजर आती है या खुदा ना खास्ता डबल डिजिट की तरफ जाती नजर आ रही है महंगाई? खुदा ना खास्ता हमारा असेसमेंट मॉडल का भी यही है जो आप कह रहे हैं कि खतरा यह है कि इस साल का जो एवरेज प्रेडिक्शन था हुकूमत का और मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज का कि ये 8% तक होगा, अब चूंकि कमोडिटी प्राइसेस इस हद तक बढ़ चुकी हैं और अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत $80 तक पहुंच चुकी है और इस महीने के एंड में शायद और इजाफा करना पड़े। तो इस लिहाज से हमारा अंदाजा ये है कि ये डबल डिजिट तक पहुंचने का यकीनन खतरा इस वक्त मौजूद है। बस फिर इससे शरह सूद में मजीद इजाफे और मईशत के मजीद स्लो डाउन होने के खतरात नहीं पैदा हो जाएंगे? यकीनन हमारा जो अंदाजा है कि पिछले साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो आपने एक बूस्ट देखा वो हमारे स्टेट बैंक के अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस थे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए, टर्फ प्रोग्राम ले आए, उससे टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हुई। मगर यकीनन इस वक्त ये भी प्रेशर होगा IMF की तरफ से कि आप अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आप खत्म करें और उससे नेगोशिएशन से पहले ही जो इशारे मिले हैं हमें स्टेट बैंक से कि उन्होंने गाड़ियों पर जो लोन थे उनके जो शराइत है वो बहुत सख्त कर दिए हैं और पर्सनल लोन्स भी बड़े सख्त कर दिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को टाइटन अप कर दिया है। तो यानी कि अब काफी कंसर्टेड मूव है टुवर्ड्स रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया और साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, निजामपुर पर बात करेंगे। अमेरिका ने आलमी सतह पर अफगानिस्तान में अपने मफादात से मुताल्लिक कोशिशों को तेज कर दिया है। पाकिस्तान भी हंगामी बुनियादों पर फैसला साजी के अमल में मसरूफ है और इस सब के दौरान अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की नई हुकूमत आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। अफगानिस्तान के सूबे कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अब तक 50 से ज़्यादा हलाकतों की इतलात हैं, जबकि मुख्तलिफ ज़राए से 100 हलाकतों की रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं। 100 से ज़्यादा जख्मी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्ला मुजाहिद का कहना है कि इस दोपहर को हमारे शिया शहरियों की मस्जिद पर धमाका हुआ, जिससे हमारे मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, रवा हफ्ते काबुल में ईदगाह मस्जिद के इहाते पर धमाका हुआ, जहां तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्ला मुजाहिद की वालदा के लिए फातिहा ख़्वानी की जा रही थी और तालिबान के कई रहनुमा इसमें शरीक भी थे और इस हमले की भी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। यानी अमरीकी इनखला के बाद जहां अफगान तालिबान ने दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था, तो वहीं दाइश की तरफ से हमलों में भी इजाफा देखने में आया है। दूसरी तरफ आज अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा और काबीना अरकान ने शिरकत की। शुरा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वह अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे। खित्ते में उभरती हुई सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और अफगानिस्तान में किसी बदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान के लिए शदीद मुज़म्मरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा भारतीय दौरे के बाद कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंची हैं। आज उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। सलीम साफ़ी, सीनियर साफ़ी तो ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर तवक्को थी कि अब बेहतर हालात हों अफ़गानिस्तान के। पहले तालिबान पर जिम्मेदारी डाली जाती थी कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब हुकूमत तालिबान की है और उनके ऊपर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। क्या उम्मीद नज़र आती है कि अमन आए अफ़गानिस्तान में, खित्ते में, जिसकी वजह से अमन आए, या आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? नहीं शाहज़ेब, मुझे तो नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा अमन की तरफ, सिर्फ किरदार बदल गए हैं।
देखें, जब तक अमरीकी अफवाज यहाँ से नहीं निकली थी तो तब तक अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज रखना अमरीका और अफ़गान हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, और इस तरह के गुरीला जंग के ज़रिए या फिर धमाकों के ज़रिए, ख़ुदकुश हमलों के ज़रिए उसको डिस्टेबलाइज करना तालिबान की ज़िम्मेदारी थी। अब किरदार बदल गए हैं, अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज रखना वो तालिबान की ज़िम्मेदारी बन गई है। और मेरे ख़्याल में उसके बाद अमरीकी अफवाज की यहाँ मौजूदगी तक तालिबान का अपर हैंड था, पाकिस्तान का अपर हैंड था। अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद अब हर हवाले से अमरीका का अपर हैंड हो गया है, और पाकिस्तान की जो मोहताजी थी अमरीका की वो भी ख़त्म हो गई है। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर पहले भी दाइश, जो कि तालिबान से भी 2 कदम आगे की एक एक्सट्रीमिस्ट ताकत थी, वो दाइश पहले भी तालिबान के साथ लड़ती रही और तालिबान उनके ख़िलाफ़ वो लड़ते रहे, तो वो उनकी जंग जारी है। अब मेरे ख़्याल में जो काम पहले तालिबान अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे थे तो वो अब दाइश करने लगी है। और लेकिन फ्यूचर में जाके मुझे तो इस सर्दी के बाद हालात कुछ और हवालों से भी ख़राब नज़र आते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो नहीं बनी, और जो साबिक़ हुकूमत के हिस्सेदार लोग थे वो सारे 10 कुछ तुर्की में जमा हो रहे हैं, कुछ ताजिकिस्तान में जमा हो रहे हैं, कुछ किसी और जगह पे जमा हो रहे हैं। तो फिर एक स्टेज आएगा कि अगर उस तरह की इंक्लूसिव हुकूमत नहीं बनी जिस तरह दुनिया चाहती है, तो फिर जो शमाल की क़ुव्वतें हैं वो मुख्तलिफ़ रीजनल और ग्लोबल पावर्स की बैकिंग के साथ वो तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ उसी तरह की गुरीला जंग करेंगे जिस तरह तालिबान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ किया। मतलब इसके ज़रा हुकूमत पाकिस्तान इन ख़दशात का इजहार कर रही है कि इसके असरात पाकिस्तान पर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वसी बुनियादों पर पाकिस्तान चाहता है अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की पाकिस्तान बात करता रहा है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात की, मगर जो नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आई हैं उससे पहले भारत में थी, और उनका जो भारतीय मीडिया पर बयान कोट हो रहा है वो ये कि पाकिस्तान का जो दौरा है वो कोई वसी बुनियाद पर ताल्लुकात के लिए नहीं है, बल्कि मखसूस और महदूद मकासद के लिए है। यानी सिर्फ अफ़गानिस्तान स्पेसिफिक ही पाकिस्तान को देख रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान पर कहीं बोझ ना डाल दिया जाए इस पूरी की पूरी जो खित्ते की सूरत हाल बन रही है। देखिए शाहजेब, इस वक्त पाकिस्तान सफारती हवालों से बदतरीन तन्हाई और कन्फ्यूजन के दौर से गुज़र रहा है। माजी में भी इस तरह के मौक़े आए हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन अब के बार नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है वो बिल्कुल सूरत हाल का सही इदराक नहीं कर सकी। मसलन ये वाज़े था और अमरीकियों ने भी वाज़े किया था कि चीन के कंटेक्स्ट में अब उनकी ज़रूरत इंडिया है, और चीन ही के कंटेक्स्ट में वो अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। तो उस तनाजुर में फिर ज़रूरत ये थी कि हमारी हुकूमत अमेरिका के विड्रॉल को उस वक्त तक फैसिलिटेट ना कराती जब तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंट्रा अफ़गान डायलॉग हो जाता। अब हमने अमेरिका के उस विड्रॉल के अमल को तो फैसिलिटेट किया, फिर वो विड्रॉल के आखिरी स्टेज पे भी हमने अमेरिका को नाराज़ किया। मसलन टेक्निकली तो हम उस वक्त से लेके आज तक अमेरिका की सरपरस्ती में कायम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म कभी कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, कभी वो कहते हैं कि अमेरिका की शिकस्त पे कहते हैं कि अफ़गानों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। तो वो एक तो अमरीकियों के ज़ख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर ख़ारजा या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो भी चूँकि साल भर उन्होंने कोशिश की और वो अमेरिका सदर और वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोन पे बात भी नहीं करवा सके, कोई और भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो वो भी उल्टा अमेरिका को मज़ीद नाराज़ करने लगे हैं। तो ये तो बिल्कुल पहले से वाज़ेह था कि आप अगर एक डिपेंडेंसी उनकी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे ऊपर, तो जब वो ख़त्म होगी और चीन प्रायोरिटी बनेगा तो फिर वो पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं रहेगी। तो आज कल इंडिया में शेरमन ने वो बात खुल के कह दी है कि जी मैं पाकिस्तान जा भी रही हूँ, लेकिन जा रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के यकनुकाती एजेंडे पे। और ये इससे पहले भी पिछले पूरे साल के दौरान आपने देखा होगा कि कोई दिन ऐसा ना गुज़रता
कि किसी जनरल का हमारे आर्मी चीफ या DGSI को फ़ोन ना आता, कोई दिन ऐसा ना गुज़रता जब ज़ल्मे खलीलज़ाद का मोहम्मद सादिक ख़ान को फ़ोन ना आता। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म या बाकी जो लोग हैं उनसे उन्होंने कोई रब्ता करना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के आईने में पाकिस्तान को देखते थे। अब उन्होंने कुल की वो बात की है। फिर हम जो गलती इस वक्त इमरान ख़ान साहब और उनकी टीम के लोग जो ब्लंडर कर रहे हैं वो ये कि वो तालिबान के तर्जुमान बन गए हैं। तो आज उससे भी बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि शर्मिन ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, लेकिन उधर तालिबान के मामले पे आपसे उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर ताजिकिस्तान जाता है तो उनके सामने ताजिकिस्तान के सदर शिकायतों के अंबार लगा लेते हैं कि जी तालिबान ये कर रहे हैं, तालिबान वो कर रहे हैं। और अब अमेरिका भी ख़ुद ये सब कुछ करने के बावजूद आगे तालिबान जो कुछ भी करेंगे तो उसके लिए वो पाकिस्तान से पूछेगा। तो मेरे ख़्याल में ये एक तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन इससे पैरेलल जो दूसरी गलती की है कि हम अमेरिका की मोहताजी ख़त्म हो गई, वो नाराज़ हो गया, हम उसके ज़ख्मों पे नमक पाशी कर। लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान चीन के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब कर दिए हैं इस हुकूमत ने, और चीन जितना नाला है, जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि अमेरिका को चीन उसी तरह एक्टिवली अफ़गानिस्तान में रिप्लेस कर लेगा, उसके लिए भी चीन तैयार नहीं है। तो अमेरिका को भी हमने दुश्मन बना दिया, उसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई, और चीन के साथ जो गर्मजोशी और जो एतमाद था वो भी इस हुकूमत ने बुरी तरह मजरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे वक्त में जहां दुनिया के कई ममालिक में सहाफ़ी और सहाफ़ती पेशा तनक़ीद, दबाव और हिरासानी का शिकार है। आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त हुकूमती और रियासती दबाव का शिकार है। ऐसे में दुनिया की सख्त गिर रियासतों में सहाफ़ियों को उनकी बहादुरी और इज़हार राय के हक़ के लिए जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस साल नोबेल अमन इनाम 2 सहाफ़ियों के नाम किया गया है, जिसमें रूस के दिमित्री मोरातोव और फ़िलिपाइन की मारिया रिसा शामिल हैं। नोबेल कमेटी का कहना था कि इस साल नोबेल अमन इनाम मारिया रिसा और दिमित्री मोरातोव को उनकी आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई कोशिशों पर दिया जा रहा है, जो देरपा अमन और जमहूरियत की पेशगी शर्त है। मारिया रिसा और दिमित्री मोरातोव को नोबेल अमन इनाम फ़िलिपाइन और रूस में आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुराना जिद्दोजहद की बिना पर दिया जा रहा है। ये दोनों इन तमाम सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हैं जो जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त को दरपेश बढ़ते मनफी हालात के सामने आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़े हैं। नोबेल कमेटी का मज़ीद कहना था कि मारिया रिसा आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क फ़िलिपाइन में ताकत की गलत इस्तेमाल, तशद्दुद और बढ़ती आमरीत को बेनकाब करती हैं, जबकि दिमित्री मोरातोव तो कई दिहाइयों से रूस में बढ़ते मुश्किल हालात में आज़ादी इज़हार राय का दिफा कर रहे हैं। और वो गुज़िश्ता 24 बरस से रूस के सबसे खुद मुख्तार अखबार के बानी और एडिटर हैं, जो हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त करते हैं और रूसी मुआशरे के ऐसे पहलुओं पर रिपोर्टिंग करते हैं जो बाकी मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होते। उनका मज़ीद कहना है कि आज़ाद, खुद मुख्तार और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त ताकत के गलत इस्तेमाल, झूठ, जंग और प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आज़ादी इज़हार राय और मालूमात की आज़ादी अवाम में आगाही को यकीनी बनाती है। ये हुकूक, जंग और तनाज़ात के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के लिए सबसे अहम ज़रूरत है। नोबेल अमन इनाम दुनिया भर से हर साल अमन के फ़रोग़, अफ़वाज में कमी, बैनुल-अक़वामी ताउन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने वाले मख़सूस अफ़राद को दिया जाता है। और इस साल इस इनाम की 120 साला तारीख़ में दूसरी बार ये 2 सहाफ़ियों के नाम किया गया है। इससे पहले ये नोबेल अमन इनाम 1935 में एक जर्मन सहाफ़ी को दिया गया, जिन्होंने पहली जंग अज़ीम के बाद जर्मन हुकूमत के जंगी हथियार जमा करने के खुफिया प्रोग्राम की खबर दी थी। और अब ये इनाम आमराना हुकूमतों के खिलाफ मुतहर्रिक सहाफ़ियों को दिया गया है। यानी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि किसी भी मुल्क में जमहूरियत के पनपने के लिए ये ज़रूरी है कि उस मुल्क का मीडिया आज़ाद हो, वहाँ आज़ादी इज़हार राय और दुरुस्त मालूमात तक रसाई और उसकी इशाअत आसान हो, और जहाँ सहाफ़ियों को सच की तलाश, झूठ और सच में फ़र्क करने और अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई खौफ या रुकावट ना हो। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।